हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये आपका लास्ट आईटीएस है। इसके बाद आपको डायरेक्टली संडे को यानी 5 तारीख को आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, जो एक महाभारत की तरह है आपके लिए, है ना। अगर ये महाभारत है तो संडे के लिए तुम ही कृष्ण हो और तुम ही अर्जुन हो, बस यही ध्यान दीजिएगा आप, है ना। उस महाभारत में लड़ने के लिए आपको खुद का कृष्ण और खुद का अर्जुन ही बनना पड़ेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। आई होप आप सबके पास पोटेंशियल है, अच्छा ही करोगे सब लोग एग्जाम में। तो फिलहाल आइए चलते हैं लास्ट आईटीएस का हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बेटा, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का, है ना। 2 कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे और इस 2 कॉलम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले कॉलम में मास दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में यहाँ पे मोल दे दिया गया है और पहले में लिखा है 28 ग्राम ऑफ हीलियम। 28 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, तो डायरेक्टली आइए निकालते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 28 है और हीलियम का एटॉमिक वेट होता है 4। ये वैल्यू आएगी 7, यानी फर्स्ट ऑप्शन वैल्यू ए की जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा सेकेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सोडियम का मोल निकाल लीजिए आप। सोडियम का मोल निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यानी इसके मोल्स आ जाएंगे 2 और इसका कॉलम हो जाएगा सेकंड में मैचिंग फर्स्ट। सेकंड है कैल्शियम पे पूछा हुआ है कितने मोल हैं, जबकि कैल्शियम का गिवन मास दे दिया है 60 और कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो इनके मोल्स आ जाएंगे 1.5, यानी कॉलम ए में जो सी है उसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। आइए मैच करा लेते हैं। एक और फिलहाल दिया है एल्यूमिनियम के मोल्स। तो एल्यूमिनियम का गिवन मास 27 है और एटॉमिक मास भी होता है 27। इसके मोल्स हो जाएंगे 1 का मतलब इसका जो मैचिंग है वो हो जाएगा 3rd, है ना। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे 4th, जहां पे ए का दे दिया है सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4th और डी का दे दिया है 3rd। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बेटा, क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है असर्शन और रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में, वो सेल्सियस में तो नेगेटिव होगा लेकिन केल्विन में नेगेटिव नहीं होता है। क्या ये सही है या गलत है? यही लिखा है ना, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। 0 के नीचे जो टेम्परेचर होता है यानी नेगेटिव होगा, वो सेल्सियस में तो पॉसिबल होता है लेकिन केल्विन में नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको पहले ही चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वहाँ मैंने बताया था कि केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है या स्केल होती है, जिसका यूज़ साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है और इसका एक तगड़ा सिग्निफिकेंट है कि इसमें टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। तो इसका असर्शन हो जाएगा सही। जबकि रीज़न दिया है कि केल्विन स्केल और सेल्सियस में जो रिलेशन दे दिया है वो ये दे दिया है सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप सबको पता है कि रीज़न गलत दे दिया है। केल्विन स्केल सेल्सियस के इक्वल तब होता है जब यहाँ पे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, यानी सेल्सियस में जब ये 273.15 ऐड करेंगे तब जाके केल्विन की वैल्यू आती है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का रीज़न गलत हो जाएगा और असर्शन सही है, तो इसका 3rd आंसर होगा ऑप्शन 3rd, जहाँ असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 एक और आसान सा क्वेश्चन है, ये लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ का है। बोला है मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? डाल्टन थे। मैंने बताया था मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट डाल्टन थे और उनका सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था मैंने ट्रिक के थ्रू बताया था कि जब 2 डिफरेंट एलिमेंट होंगे और 2 डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे तो हमेशा वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिफरेंट एलिमेंट, है ना, SnCl2 और SnCl4, दोनों में देखिए सेम एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग हैं यहाँ पे, है ना, दोनों कंपाउंड्स अलग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 79 आइए देखते हैं। 79 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक आसान सा क्वेश्चन है बोहर एटॉमिक मॉडल का, जहाँ पे बोला हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ऑर्बिट में अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। स्ट्रेट फॉर्मूला मैंने बताया था 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z² अपॉन N² जूल।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसी के जस्ट बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और आसान सा क्वेश्चन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग करने के लिए कि कौन सा यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग साई स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 80 का हो जाएगा फर्स्ट, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 81। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी एटॉमिक का ही है। लिखा है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर सिनोनिमस। ऑर्बिट और ऑर्बिटल सिनोनिमस होते हैं, क्या ये सही है? ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट सर्कुलर रीजन होता है जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये होता है ऑर्बिट। जबकि ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल 3D स्पेस में वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और यही ऑर्बिटल है जहाँ पे मॉड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आती है। मॉड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो वो बन जाता है ऑर्बिटल। तो रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव इज कॉल्ड ऑर्बिट और ऑर्बिटल, है ना। वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर नाचता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ना कि ऑर्बिटल। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन बोला है, सिनोनिमस है यानी दोनों एक जैसे हैं, ये भी गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 फिर देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि अगर मीथेन का कंबशन हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे इंटरनल और एंथैल्पी में क्या रिलेशन होगा, इंटरनल एनर्जी में। तो मीथेन का कंबशन कराएंगे तो किस गैस के प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन। बर्न कराएंगे तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेस में। और ध्यान देना है आपको, मैंने बहुत बार बताया है, कई सारे बच्चे गलत भी कर रहे थे, कि जो भी कंबशन में वाटर प्रोड्यूस होता है उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, ना कि गैस। तो आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करेंगे तो ये 2O2 हो जाएगा और ये 2H2O, है ना। तो डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एक फॉर्मूला भी था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल्टा NG की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा NG क्या होता है? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा प्रोडक्ट में गैस का मोल 1 है और रिएक्टेंट में टोटल गैस का मोल देखेंगे तो 2 रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 और ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर डेल्टा NG की वैल्यू नेगेटिव आती है तो एंथैल्पी की वैल्यू छोटी हो जाएगी, एंथैल्पी की वैल्यू छोटी होगी और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बड़ी होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 82 में ऑप्शन सेकंड देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज लेस देन इंटरनल एनर्जी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इक्विलिब्रियम का एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 में एक रिएक्शन दे दिया है जहाँ पे नाइट्रोजन और 3 मोल्स हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल अमोनिया। और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है 7, है ना। फिर एक और रिएक्शन दिया हुआ है 2 मोल N2 प्लस 6 मोल H2 और ये कंबाइन होके बना रहा है 4 मोल ऑफ अमोनिया। और इस रिएक्शन के लिए K निकालना है। तो सपोज कर लीजिए इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू कितनी है? K डैश। मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर कहाँ चला जाता है? पावर पे। तो आप इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को कंपेयर करिए, डिफरेंस आपको एक ही नज़र आ रहा है, रिएक्टेंट जहाँ था वहीं है, प्रोडक्ट जहाँ था वहीं है। कंपेयर करेंगे आप, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टैइक्योमेट्री 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ स्टैइक्योमेट्री 3 है और यहाँ 6 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर चला जाता है पावर पे, यानी K की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे और K डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला दे दिया है एसीटेट आयन, दूसरा दे दिया है हाइड्रोनियम आयन, तीसरा दे दिया है सल्फेट आयन और लास्ट दे दिया है HCl। पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं। पहला एसीटेट आयन। एसीटेट आयन ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो प्रोटॉन गेन करता है। प्रोटॉन डोनर स्पीसीज को बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। तो एसीटेट आयन
फिर से ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, यानी ये हो जाएगा ब्रोंस्टेड बेस, है ना। अगर डोनेट करता तो एसिड होता, डोनेट कर चुका है तो बेस है वो। हाइड्रोनियम आयन, सबको पता है कि हाइड्रोनियम आयन कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन आयन और H2O का, यानी ये H+ डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड। सल्फेट आयन, इसमें कोई भी प्रोटॉन नहीं है, यानी प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। अगर प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा तो ये हो जाएगा ब्रोंस्टेड बेस। HCl ईजिली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और क्लोराइड आयन के फॉर्म पे कन्वर्ट होगा, यानी ये हो जाएगा ब्रोंस्टेड एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 84 में जब आप ऑप्शन पे आएंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, जहाँ पे पहले वाले के लिए लिखा है ब्रोंस्टेड बेस, दूसरा ब्रोंस्टेड एसिड, तीसरा ब्रोंस्टेड बेस, चौथा ब्रोंस्टेड एसिड, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में सॉलिबिलिटी दे दी है, S दे दिया है, सॉलिबिलिटी मतलब S, और ये S किसके लिए दे दिया है, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए। ये वैल्यू दे दी है 0.5 × 10⁻⁻⁴, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 5 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। और फाइंड आउट करना है KSP की वैल्यू। तो CaF2 कौन सा सॉल्ट है बेटा, 1,2 टाइप सॉल्ट है। किसी भी 1,2 टाइप सॉल्ट के लिए KSP का फॉर्मूला क्या होता है, 4S³। S की वैल्यू आपको दी रखी है, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर का क्यूब कर देंगे, क्यूब का मतलब 5 × 10⁻⁻5 का क्यूब, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 125 × 10⁻⁻15। ऑप्शन मैच कराइएगा, तो 125 4 जा हो जाएगा 500 × 10⁻⁻15। ऑप्शन से मैच कराएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁻13 और करेक्ट ऑप्शन है इसका 4। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 सॉल्यूशन का, जहां पे लिखा हुआ है कि n-हेक्सेन और n-हेप्टेन, n-हेक्सेन एंड n-हेप्टेन, दो सब्सटेंस दिए हैं यहाँ पे। वो इनके बीच जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज है नियरली सेम है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। और लिखा है कि जब इन दोनों लिक्विड्स को, इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, इन दोनों सब्सटेंस को मिक्स किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बालक, मैंने बताया था कि हेक्सेन और हेप्टेन जब भी कंबाइन होते हैं तो ये सोल्यूशन कौन सा बनाते हैं, आइडियल, क्योंकि इनकी साइज नियरली सेम, पोलैरिटी सेम और सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये बन जाएंगे आइडियल। पूछा है कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली होल्ड करे। तो ऑप्शन 1 पे आप आएंगे तो लिखा है इट ओबेज राउल्ट लॉ, ये गलत हो गया क्योंकि ये होल्ड कर रहा है। पूछा है कौन सा नहीं होल्ड करेगा। आइडियल सोल्यूशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, सेकेंड ऑप्शन दिया है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू भी आइडियल के लिए 0 होती है, यानी ये भी गलत नहीं है, ये सही है। फोर्थ लिखा है इट फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स केवल नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, ये मैंने बताया था। तो ये कभी भी आइडियल है तो कभी भी एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा, यानी इसके लिए जो ट्रू ऑप्शन नहीं है वो हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो 4 सोल्यूशन दे दिया है, 10⁻⁻4 मोलर NaCl, 10⁻⁻4 मोलर यूरिया, 10⁻⁻3 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड और लास्ट ऑप्शन दे दिया है 10⁻⁻2 मोलर सोडियम क्लोराइड, है ना। मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB, डेल्टा TF, TB, ये सब क्या होते हैं, आई और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। केवल TF, है ना, केवल TF आई और कंसंट्रेशन के इनवर्सली जाता है। तो बस कंपेयर करना है आपको। NaCl को ब्रेक करेंगे तो 2 यहाँ पे आयन बनेंगे, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी दे दिया है 10⁻⁻4। तो इसके लिए आई और कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻4। यूरिया कोवेलेंट कंपाउंड है तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो पार्टिकल एक ही रहेंगे, यानी आई की वैल्यू यहाँ हो गई 10⁻⁻4 × 1। मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक है, ब्रेक होगा तो 3 आयन प्रोड्यूस होंगे, आई की वैल्यू हो गई 3 और ये है 3 × 10⁻⁻3। NaCl को ब्रेक करेंगे तो NaCl 2 वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2 और मोलरिटी है -2, 10⁻²। तो
जिसके लिए आई और कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसके लिए टीबी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पूछा है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, लास्ट ऑप्शन की, तो NaCl की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आप जरा देखें, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि उससे थोड़ी कम वैल्यू मैग्नीशियम क्लोराइड की है। उससे कम वैल्यू आप देखेंगे, उससे कम वैल्यू है यहाँ पे 10⁻⁻⁴ मोल NaCl, है ना। ये NaCl है 10⁻⁻³ मोलर, और इसके बाद हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मोलर NaCl, और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे यूरिया, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए आप, करेक्ट ऑप्शन ये है फर्स्ट, यूरिया का मतलब हो जाएगा सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे यूरिया का सबसे कम है, फिर दिया है 10⁻⁻⁴ मोलर NaCl, फिर थर्ड ऑप्शन वैल्यू है यानी 10⁻⁻³ मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड, और लास्ट में 10⁻⁻³ मोलर NaCl। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है असर्शन रीजन है, सॉल्यूशन का एक इजी सा क्वेश्चन है जो NCERT के टेबल में दिया है सॉल्यूशन में। अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। मरकरी का जो अमलगम होता है सोडियम के साथ, वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है क्योंकि अमलगम ऑफ मरकरी में सोडियम का बिहेवियर होता है सॉल्वेंट की तरह, और मरकरी का बिहेवियर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट की तरह, है ना। जिस वजह से, और मैंने बताया था आपको कि जब भी सोल्यूशन बनाएंगे किसी भी सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिफाइन कौन करता है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट डिफाइन करेगा, सोडियम का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, मरकरी मेटल होता है, और ये लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये सोल्यूशन भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड फॉर्म पे होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, सोडियम और मरकरी का अमलगम सॉलिड स्टेट में होगा। रीजन पे ध्यान देंगे तो रीजन में लिखा है मरकरी सॉल्वेंट है, तो रीजन क्या हो गया, गलत, मरकरी यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन अगर आप मिलाएंगे तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पूछा है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था AOCR, यानी एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो बस आपको मैचिंग देखना है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे जहाँ पे 2 मोल क्रोमियम 3+ आयन है, ये कंबाइन हो रहा है 7 मोल ऑफ वाटर से, और कंबाइन होके क्या बना ला रहा है यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- प्लस 14H+। अगर आप ध्यान देंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन यहाँ पे 6 हो जा रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी ये प्रोसेस या रिएक्शन कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं आप वहाँ देखेंगे तो सारे ऑप्शन में रिडक्शन हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 90 पे आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यूज दे दी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और ये वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो SRP वैल्यू है ना, यानी रिडक्शन वैल्यू हो रही है। यहाँ पे सिल्वर आयन कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, मैग्नीशियम आयन कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम में, और क्रोमियम आयन कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम में। इसका मैंने स्टेप बताया हुआ है आपको कि अगर रिडक्शन होगा तो वैल्यू हो जाएगी SRP, ऑक्सीडेशन होता है तो वैल्यू हो जाएगी SOP। इसकी वैल्यू दी है -2.93 वोल्ट, सिल्वर की वैल्यू दे दी है 0.80 वोल्ट, मैग्नीशियम की वैल्यू दे दी है -2.37 वोल्ट, और क्रोमियम की वैल्यू दे दी है -0.74 वोल्ट, है ना, -0.74 वोल्ट। आइए चलिए कंपेयर करते हैं। पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब उसका रिएक्शन में क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, और मैंने बताया है ट्रिक, ऑक्सीडेशन और SRP वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली, है ना। तो जिसकी SRP वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम SRP वैल्यू किसकी है, यहाँ पे इंक्रीजिंग करना है, सबसे कम SRP वैल्यू किसकी है यहाँ पे, सबसे कम SRP वैल्यू है यहाँ पे पोटेशियम की। पोटेशियम की का मतलब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन सबसे कम होगा। उसके बाद आप देखेंगे मैग्नीशियम नेगेटिव है, मैग्नीशियम हो गया। फिर आप ध्यान देंगे मैग्नीशियम के बाद उससे कम वैल्यू है क्रोमियम की, और सबसे ज़्यादा SRP वैल्यू दे दी है चांदी की, यानी चांदी का ऑक्सीडेशन स्लोली होगा और इसका रिडक्शन फास्ट होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे नस्ट इक्वेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, आयरन दे दिया है यहाँ पे
फेरस आयन दे दिया है, फेरस आयन का कंसंट्रेशन दे दिया है 10⁻³ मोलर। यहाँ सॉल्ट ब्रिज बना दिया है, सॉल्ट ब्रिज के इस साइड H+ दे दिया है, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दे दिया है और प्रेशर दे दिया है इसका 1 बार प्रेशर देने के बाद इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया है और ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम। पूछा है कौन सा यहाँ पे इक्वेशन सही है, तो मैंने बताया था कि अगर सेल रिप्रेजेंटेशन सही होगा तो इसका सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया था क्या, RP यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अगर ऐसा आप देखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट करके चेक करेंगे तो ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n होता है, n चलिए निकालिए। तो उसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे आयरन के एटम एक है, चलिए सही है ये। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। तो और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे तो n की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे फेरस आयन Fe2+ आयन, दूसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। रिएक्टेंट पे आएंगे तो पहला रिएक्टेंट है आयरन सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेते हैं और लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेते हैं। दूसरा रिएक्टेंट है H+ आयन, स्टोइकियोमेट्री 2 है तो पावर आ जाएगा 2। तो आप अगर मैच कराएंगे तो इसका करेक्ट मैचिंग आएगा ऑप्शन 3, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है कि कितने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी फैराडे के टर्म पे अगर 100 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन किया जाए मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड से। तो बालक, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और ये ऑब्टेन हो रहा है नॉर्मल कैल्शियम में, जहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने एक ट्रिक बताया था चार्ज का, मोल के टर्म पे क्या होता है, मोल इंटू n फैक्टर इंटू फैराडे। मोल दिया नहीं है, मास है, तो कैल्शियम का गिवन मास दे दिया है 100, तो मोल को तोड़ेंगे तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, n फैक्टर की वैल्यू 2 है और आंसर फैराडे के टर्म पे है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। 2 से कट करेंगे 20 होगा, ये कट कर दिए तो आंसर कितना आ गया 5 फैराडे। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 दे दिया है यहाँ पे, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया है लेकिन यहाँ पे बेसिक मीडियम में, है ना, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया है। ये हो जाएगा रिएक्शन, मैंने बताया था कि अगर ईस्टर का रिएक्शन कराएंगे बेसिक मीडियम में या बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमेशा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया, इस रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा 2। बालक अगर ऑर्डर 2 आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है आपको कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, यूनिट ऑफ के का बेसिक यूनिट मैंने बताया हुआ है मोल, लीटर इनवर्स टू दी पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ये मैंने ट्रिकी फॉर्मूला बताया था। चलिए, तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स। चलिए वैल्यू चेक करिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। लीटर ऑप्शन 3 पे आएंगे, लीटर मोल इनवर्स और टाइम की जगह यहाँ रख दिया है सेकेंड, यानी इसको टाइम को अगर रिप्लेस कर दे तो ये कितना हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट 3, है ना। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एक रेडियोएक्टिव डिके है जिसका हाफ लाइफ टाइम दे दिया है 5730 ईयर, 5730 ईयर दे दिया है यहाँ पे। फिर लिखा है कि वुड में अगर केवल 80% कार्बन बचा हो तो एज ऑफ सैंपल, यानी उस वुड का टाइम कितना होगा, कितना एज होगा, यानी टाइम निकालना है आपको। ये भी मैंने बताया है कि जितना भी रेडियोएक्टिव डिके होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। कंसंट्रेशन अगर परसेंटेज में है तो इनिशियल आप मानेंगे 100, फाइनल 80% रह गया है तो 80 कितना हो जाएगा 80, है ना। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, के की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग A0/80, वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। के दिया नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 2.303 अपॉन टी लॉग A0 की वैल्यू है बेटा 100, 80 की वैल्यू दी है और 80 की वैल्यू दी है 80। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको भी मैंने याद करवाया था 0.693 और 2.303 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 3.33, है ना। और टी हाफ की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 1 बाई मतलब 5730
ये वैल्यू हो गई 3.33, टाइम निकालना है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 5/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा यहाँ पे 1845 ईयर, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है 96 सरफेस केमिस्ट्री का, है ना। चार्ज ऑन कोलॉइड्स का जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मैंने ट्रिक बताया था इसका। लिखा हुआ है कि एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड में जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं तो कौन सा चार्ज फर्स्ट लेयर कौन सा बनेगा। तो मैंने बताया था कि पहले आप रिएक्शन करा लीजिएगा, रिएक्शन कराएंगे तो प्रेसिपिटेट ढूंढिएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर आयोडाइड का, है ना। तो पूछा हुआ है कि सिल्वर आयोडाइड पे पहला लेयर किसका आएगा, तो मैंने ये बताया था कि जो एक्सेस रीजेंट होगा और जो प्रेसिपिटेट होगा उसमें कॉमन आयन ढूंढिएगा, है ना। जो कॉमन आयन होगा वही प्रेसिपिटेट पे फर्स्ट लेयर बनाएगा। तो AgI और KI में अगर आप कॉमन आयन ढूंढें तो कॉमन आयन क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कॉमन आयन आप देखेंगे आयोडीन मिल गया, यानी आयोडाइड आयन। तो फर्स्ट लेयर आएगा आयोडाइड और उसके बाद जो सेकेंड लेयर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ, है ना, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में एक कोऑर्डिनेशन का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पूछा है फॉर्मूला क्या होगा डाई अमाइन, डाई अमाइन का मतलब 2NH3 हो गया, क्लोराइडो यानी क्लोरीन, इथाइलिन डाइअमाइन यानी EN, नाइट्रो, नाइट्रो का फॉर्मूला NO2 और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, प्लेटिनम हो गया यहाँ पे। जल्दी से आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का हो गया -1, EN हो गया 0, NO हो गया यहाँ पे 1, है ना, NO2 हो गया यहाँ पे 1। तो ये हो गया यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2 आया, कन्वर्ट करेंगे तो 2 आएगा और फोर्थ क्लोराइड लाना है, यानी यहाँ पे कितने क्लोरीन का मल्टीप्लाई लिख दें हम लोग 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, NO2 EN न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होगा, तो करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 में। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो पहला दिया है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए मैंने क्या बताया है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 स्फीयर होंगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाएगा, पहला सही है यानी। दूसरा लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 में आप देखेंगे तो NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। देखिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स में NO2 है, दूसरे में ONO है, तो ये भी सही है। थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिया है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए 2 स्फीयर होने चाहिए, ऑप्शन थर्ड में एक ही स्फीयर दिया है, तो करेक्ट मैच नहीं है कौन सा, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा हुआ है कि FeCO5 की स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, यानी न्यू की वैल्यू बताइए। फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n इन ब्रैकेट n+2, है ना। मैंने बताया था, इसका ज्योमेट्री भी NCERT में अंडरलाइन करवाया था। फिलहाल अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0 यहाँ पे, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। कन्फिग्रेशन आएगा 4s2 3d6, है ना। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग शो करेंगे तो D में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ड्रॉ कर लीजिए। S में होते हैं बेटा 2 और 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। CO मैंने बताया था कार्बन नाइट्रोजन डोनर हमेशा कौन से लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड डोनर रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाते हैं। पेयरिंग करवाने का मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। अगर ये दोनों यहाँ आ जाएंगे तो कैसा कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया। अब ये पेयर होने के बाद 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव करके आ जाता है, ये मूव करेगा फिर से और ये भर जाएगा यहाँ पे। अगर ये भर जाएगा तो 4s वाला ऑर्बिटल बचेगा या खाली रह जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही नहीं, यानी ये हो गया खाली, है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है कन्फिग आप, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी n की वैल्यू 0 हो गई। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा इसका, 0, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, है ना। कोऑर्डिनेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है, टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे पूछा है कौन सा कन्फिग्रेशन सही है। स्टेप 1 क्या होता है, कन्फिग्रेशन करेंगे। कॉपर 2+ है कन्फिग्रेशन, बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का 2 होगा क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है। कन्फिग्रेशन करेंगे तो 4s1 3d10 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3d8। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलिए भर लीजिए डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स।
5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया, कार्बन नाइट्रोजन डोनर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, ये हो गया वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड बेटा। कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड डोनर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कराएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा और शुरुआत के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रिपली डिजेनरेट और इसको बोलते हैं T2G। बाद के 2 ऑर्बिटल होते हैं डबली डिजेनरेट, इसको बोलते हैं EG। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G में इलेक्ट्रॉन है 6, T2G 6 और EG में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, EG 2। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। तो आई होप पेपर अच्छा ही गया होगा और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि आपका पेपर नीट इससे भी बढ़िया जाए, है ना। तो जैसा मैंने बताया है कि नीट एग्ज़ाम आपके लिए एक महाभारत की तरह है, बस इसको अच्छे से आप ट्रीट करिएगा। इस एग्ज़ाम में आप ही अर्जुन हैं और आप ही कृष्ण हैं, बस ये सपोज करके जाइएगा और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।